हाँ जी बेक्लास। तो आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा एक नया चैप्टर जिसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री। ज्यादातर केसेस में केमिकल रिएक्शंस जो है वो पड़ी है और केमिकल रिएक्शंस जो है एलिमेंट्स के बीच में होती है, पर ये एक बेटा फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है जहां पे हम ज्यादा डिटेल्ड केमिकल चेंजेस तो नहीं पढ़ेंगे बेटा, बट यस कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जिनकी वजह से बेटा एक अच्छी खासी बॉन्डिंग जो है वो बन जाती है। मतलब देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो ऑलमोस्ट एक केमिकल बॉन्ड के जैसा होता है, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर आप उसके पीछे की केमिस्ट्री देखें तो कोई केमिकल रिएक्शन आपको नहीं मिलेगी। तो बेटा बट केमिकल चेंजेस आपको जरूर मिल जाते हैं। ठीक है, इसीलिए बेटा ये फिजिकल फॉर्म के अंदर बेटा केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है, क्योंकि इसके अंदर भी बेटा सब्सटेंसेस जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। ऑन द अदर हैंड बेटा हम इसको ऐसा भी कहते हैं कि बेटा सिंस ये मटेरियल के सरफेस के ऊपर परफॉर्म होती है, सरफेस के ऊपर ऑब्जर्व की जाती है बेटा, इसीलिए बेटा हम इस केमिस्ट्री को सरफेस केमिस्ट्री भी कहते हैं। तो जरा समझते हैं बेटा क्या होती है सरफेस केमिस्ट्री, कौन कौन सी नई टर्म्स हम बेटा इसमें पढ़ने वाले हैं। तो एक नए शब्द के साथ हम अपनी फिजिकल केमिस्ट्री सरफेस केमिस्ट्री की शुरुआत करते हैं बेटा, जिसका नाम है एडिसॉर्प्शन। अभी तक बेटा हमने जो नाम पढ़ा है वो क्या था? एब्जॉर्प्शन। इज दैट क्लियर? मतलब इसका क्या होता है? सल्यूट इज प्रेजेंट इनसाइड सॉल्वेंट। तो बेटा अगर सल्यूट सॉल्वेंट के अंदर चला जाए तो बेटा उसको हम क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन। लेकिन अगर सल्यूट is present on the surface of solvent तो बेटा उसको हम क्या कहते हैं? एड्सॉर्प्शन कहते हैं। तो इस केस में बेटा सल्यूट जो है सॉल्वेंट के अंदर नहीं जाता। ठीक है, सल्यूट जो है वो सॉल्वेंट के अंदर नहीं जाता, बल्कि उसके सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है। इसलिए बेटा इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं? एडजॉर्प्शन कहते हैं। तो समझते हैं बेटा ये क्या कहता है? एक सब्सटेंस जिसकी कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है, मतलब सरफेस पर अलग है, और बल्क फेस, बेटा बल्क फेस का मतलब होता है इनसाइड। ठीक है ना? ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं कि वो एडजॉर्ब हो गया है। और इस फिनोमिना को, जिसकी वजह से सब्सटेंस सरफेस पर अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट होता है, सरफेस पर कम होगा, सरफेस पर ज्यादा होगा, बल्क फेज में कम होगा, उस फिनोमिना को हम बेटा क्या कहते हैं? एड्सॉर्प्शन कहते हैं। अब बेटा पहले तो समझते हैं कि बल्क फेज क्या है और बेटा सरफेस क्या है। लेट्स सपोज बेटा ये मेरे पास एक मटेरियल है और इस मटेरियल का जो अपर सरफेस है बेटा वो थोड़ा सा बेटा क्या है? रफ है। इसीलिए बेटा मैंने इसको ऐसे ड्रॉ किया है। तो बेटा ये क्या हो गया? रफ सरफेस हो गया। अब अगर कोई मटेरियल इस सरफेस के ऊपर ऊपर चिपक जाता है, एड्सॉर्ब हो जाता है, हो सकती है सॉलिड हो सकती है, तो बेटा इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? एड्सॉर्प्शन। और बेटा इनसाइड जो होता है इस सरफेस के, उसको बेटा हम क्या कहते हैं? बल्क फेस। अगर सल्यूट, अगर सब्सटेंस बेटा इसके अंदर आ जाता है तो बेटा इसे हम क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन। और अगर वो सरफेस पर रहता है तो बेटा उस फिनोमेना का नाम क्या होता है बेटा? एडजॉर्प्शन। तो बेटा
कॉन्सेप्ट समझो। एडजॉर्प्शन मतलब फिनोमिना मटेरियल के सरफेस के ऊपर अकर करता है, और एब्जॉर्प्शन जो होता है वो मटेरियल के बल्क फेस मतलब उसके अंदर तक, गहराई तक चला जाता है। लेट अस टेक अप एग्जांपल ऑफ अ स्पॉन्ज। बेटा स्पॉन्ज जो है वो पानी को एब्जॉर्ब करता है, कपड़ा जो है वो पानी को एब्जॉर्ब करता है। लेकिन हमारे घर में दीवारों पे जो व्हाइट वॉश होती है बेटा, वो वॉल्स जो होती है पेंट को बेटा क्या करती है, एडजॉर्ब करती है, क्योंकि पेंट दीवारों के सरफेस के ऊपर रहती है, वो बल्क फेज अंदर नहीं जाती। अगर आप हैमर से अपने घर की एक वॉल को ब्रेक करेंगे तो जो पेंट का कलर है बेटा वो आपको अंदर नजर नहीं आएगा। इसीलिए पेंट जो होता है बेटा, व्हाइट वॉश जो होता है घरों के अंदर, वो सिंपल कॉन्सेप्ट बेटा कौन सा है, एडजॉर्प्शन का। लेकिन जब कोई कपड़ा या स्पॉन्ज पानी को जो पानी को अंदर की तरफ सोख लेता है तो बेटा उस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन। कभी कभार सिर्फ एडजॉर्प्शन कहीं पे ऑब्जर्व होता है, कभी कभार सिर्फ एब्जॉर्प्शन कहीं पे ऑब्जर्व होता है, एब्जॉर्प्शन दोनों भी ऑब्जर्व होता है। कौन से केस में कब होता है अभी हम आपको बताएंगे इस बारे में। तो ये इस चीज को और अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं और कह रहे हैं मॉलिक्यूल्स सरफेस पर किस रेसिडुअल फोर्सेस को सेटिस्फाई करना चाहते हैं। अब सर ये रेसिडुअल फोर्सेस क्या मतलब होते हैं, अब जरा देखो बेटा, एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं। बेटा ये एक मॉलिक्यूल है जो मैं अंदर की तरफ ड्रॉ कर रहा हूं। इस मॉलिक्यूल को बेटा ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, इस मॉलिक्यूल को पार्टिकल्स ऊपर भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, नीचे भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, दोनों फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट हो गए, कैंसल आउट हो गए। इस पार्टिकल को लेफ्ट राइट इधर भी अट्रैक्ट, यहां पे भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, यहां पे भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो बेटा जो नेट फोर्स इस पार्टिकल पे आता है बेटा वो क्या होता है, जीरो, क्योंकि बेटा ये चारों तरफ से इक्वल एंड ऑपोजिट अट्रैक्टेड है। लेकिन जो पार्टिकल सरफेस पर होता है, ये वाले पार्टिकल्स, अब बेटा ये नीचे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, इधर की तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हैं, इधर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो बेटा इन पार्टिकल्स के ऊपर नेट फोर्स जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटा वो जीरो नहीं है, जिस वजह से बेटा hence these particles tends to satisfy their forces by attracting another particles। तो इसलिए बेटा सरफेस के ऊपर के जो पार्टिकल्स है बेटा वो दूसरे पार्टिकल्स को, लाइक गैसेस को, डस्ट को, मिट्टी को बेटा अपने सरफेस पर क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और बेटा आपको पता है थर्मोडायनेमिकली ये प्रोसेस बेटा फिजिबल है, क्योंकि इसके लिए डेल्टा जी नॉट की वैल्यू जो है बेटा वो क्या है, नेगेटिव है। मतलब ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, मतलब ये हमेशा होगा ही होगा, कम होगा ज्यादा होगा पर होगा जरूर, आप इसको रोक नहीं सकते। आपको पता है इस रीजन की वजह से, इस एड्सॉर्प्शन के स्पॉन्टेनियस होने की वजह से आपको पता है हमारे घरों के अंदर रोज डस्टिंग होती है। क्यों? क्योंकि बेटा धूल मिट्टी हमारे घरों के बाहर इतनी उड़ती है कि बेटा हमारे घरों के टेबल, बेड्स, कुशन, सोफा, वॉल्स बेटा हवा में उड़ती हुई मिट्टी को, डस्ट पार्टिकल्स को अपने सरफेस के ऊपर बेटा क्या कर लेते हैं, एडजॉर्ब कर लेते हैं। क्योंकि ये प्रोसेस थर्मोडायनेमिकली नेचर इस प्रोसेस को सपोर्ट करता है, क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस है। आप जितना मर्जी अपने दरवाजे बंद कर ले, खिड़कियां बंद कर ले, आप इस प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं पर आप इस प्रोसेस को रोक नहीं सकते। इस रीजन की वजह से बेटा हमारे घरों में
रोज डस्टिंग होती है एंड द फिनोमिना इज बेटा व्हाट, एब्जॉर्प्शन। किसी को बेटा इसमें कुछ कॉपी करना हो तो कॉपी कर ले। वो कहते हैं मटेरियल जिसके सरफेस के ऊपर एड्सॉर्प्शन होता है उसे कहते हैं एड्सॉर्बेंट। मतलब इसका नाम बेटा क्या हो गया, एड्सॉर्बेंट, क्योंकि इसके सरफेस के ऊपर एड्सॉर्प्शन हो रहा है। एंड मॉलिक्यूलर स्पीशीज जो एड्सॉर्ब होती है उनको बेटा हम क्या कहते हैं, एड्सॉर्बेंट। तो बेटा ये एड्सॉर्बेंट। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि मटेरियल जिसके सरफेस के ऊपर एड्सॉर्प्शन हो रहा है उसे एड्सॉर्बेट कहते हैं, और जो पार्टिकल्स बेटा सरफेस के ऊपर एड्सॉर्ब होते हैं उसे क्या कहते हैं, एड्सॉर्बेट। अगर आपने कॉपी कर लिया तो फिर हम आगे बढ़े, क्योंकि मुझे अब ये डायग्राम जो है वो हटाना है, तो मैं इस डायग्राम को हटा सकता हूं। यस सर। अब देखिए बेटा, कहते हैं प्रोसेस जिसके अंदर आप एड्सॉर्ब सब्सटेंस को एड्सॉर्बेंट के सरफेस से रिमूव करते हैं उस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, डिसॉर्प्शन। हालांकि हम ये कम पढ़ेंगे। एंड एड्सॉर्प्शन और एब्सॉर्प्शन मतलब दोनों जब साथ साथ हो और आप उसको डिस्टिंग्विश ना कर पाए तो उस कॉन्सेप्ट को, फिनोमिना को बेटा हम क्या कहते हैं, एब्सॉर्प्शन। तो बेटा हमारे पास तीन नाम हो गए, एड्सॉर्प्शन ये एक नाम हो गया, दूसरा नाम होता है बेटा एब्सॉर्प्शन, ठीक है, और तीसरा बेटा क्या होता है, जॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन सरफेस के ऊपर होता है, एब्सॉर्प्शन बल्क फेज में होता है, और जॉर्प्शन जो है वो सरफेस के ऊपर और बल्क फेज दोनों में होता है। जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है बेटा जब किसी कपड़े को डाई किया जाता है, कॉटन के कपड़े को, फाइबर को आप किसी कलर से डाई करते हैं तो बेटा डाई का कलर कपड़े के सरफेस के ऊपर भी आता है और उस कपड़े के अंदर के जो थ्रेड्स होते हैं उस पे भी चला जाता है, जिसको हम कहते हैं बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ डाई, है ना। तो कपड़े को कोई भी कलर को डाई करना, इसका मतलब है आप उसको बेटा क्या कर रहे हैं, जॉर्प्शन जो है उसको वो फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो बेटा एड्सॉर्प्शन में और एब्सॉर्प्शन में फिर डिफरेंस क्या रह जाता है बेटा, तो देखते हैं। एड्सॉर्प्शन के अंदर का कहीं पे कम होता है, कहीं पे ज्यादा, सरफेस पे ज्यादा, बल्क फेज में कम। लेकिन एब्सॉर्प्शन में बेटा क्या होता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एड्सॉर्प्शन शुरुआत में तो काफी फास्ट होती है पर बाद में धीरे धीरे होने लग जाती है ड्यूरिंग इक्विलिब्रियम। वो देखेंगे बेटा इक्वी कब आता है इसके अंदर। लेकिन एब्सॉर्प्शन जो है बेटा वो एब्सॉर्प्शन यूनिफॉर्म रेट पे चलता है, और एब्सॉर्प्शन सरफेस पर होता है, और बेटा ये बॉडी के थ्रू आउट होता है, अंदर भी एंड बाहर भी। तो ये है हमारे एब्सॉर्प्शन और एब्सॉर्प्शन के बीच में डिफरेंस। Between the term adsorption and absorption and give one example of each. अब अगर मेरे से कोई एब्जॉर्प्शन का एग्जाम्पल पूछे तो बेटा हम सिंपल एग्जाम्पल में देख सकते हैं बेटा क्या, व्हाइट वॉश, ठीक है। और एब्जॉर्प्शन का अगर हमसे कोई एग्जाम्पल पूछे तो वाटर एब्जॉर्ब बाय क्लॉथ, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। हालांकि बहुत सारे और भी एग्जाम्पल्स हैं, फिलहाल बेटा हम इनसे ही काम चला लेते हैं, धीरे धीरे हम समझेंगे बेटा चीजों। तो आपके पास आंसर आ गया। फिर हम बेटा बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन। अब बेटा मैं प्रूव करने वाला हूं कि बेटा कैसे ये प्रोसेस थर्मोडायनेमिकली क्या है बेटा, फिजिबल है। कहते हैं मॉलिक्यूल्स मतलब एड्सॉर्बेट के जब सरफेस पर एड्सॉर्बन के आते हैं मॉलिक्यूल्स, कोई उनको ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, कोई उनको कम अट्रैक्ट करेगा। हेंस इन रेसिडुअल फोर्स एड्सॉर्प्शन प्रोसेस जो है वो होता है। अब जब एड्सॉर्प्शन होता है तो बेटा हम एंथैल्पी की भी बात करेंगे, एनर्जी की भी बात करेंगे। तो जब एड्सॉर्प्शन होता है तो बेटा एंथैल्पी, एनर्जी जो है
बेटा वो क्या करती है, रिलीज होती है। क्यों? क्योंकि सरफेस की एनर्जी जो है बेटा वो क्या हो रही है, कम हो रही है। सर कैसे? अब जरा बेटा उसी डायग्राम के बारे में हम बात करते हैं जो थोड़ी देर पहले हमने ड्रॉ किया था। तो बेटा ये वो पार्टिकल है जो लेफ्ट राइट आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह से इक्वली अट्रैक्टेड है। तो बेटा इसके ऊपर नेट फोर्स बेटा क्या आ गया, 0। इसलिए बेटा इसकी एनर्जी क्या है, कम है। लेकिन जो पार्टिकल सरफेस के एजेस पर है या ऊपर जुड़ा हुआ है, इस पार्टिकल का नेट फोर्स बेटा 0 नहीं है। इसका मतलब है इसकी एनर्जी जो है बेटा वो क्या है, ज्यादा है। जब कोई गैस का पार्टिकल इसके सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब होता है तो बेटा इन पार्टिकल्स के रेसिडुअल फोर्सेस जो है बेटा वो क्या हो जाते हैं, बैलेंस। इसीलिए इनकी एनर्जी क्या हो जाती है, कम। अगर एनर्जी ज्यादा से बेटा क्या होगी, कम। इसका मतलब है एनर्जी इज क्या, रिलीज। मतलब इंथैल्पी जो है बेटा वो क्या है, नेगेटिव। हालांकि इसके अंदर एक और फैक्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो है एंट्रोपी चेंज। बेटा मैंने आपको बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले, एंट्रोपी का मतलब क्या होता है, डिसऑर्डर। अगर हम यहां पर देखें तो डिसऑर्डर की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है। मतलब डिसऑर्डर कम हो रहा है। सर डिसऑर्डर कम हो रहा है, ये तो अच्छी बात है। बेटा अगर डिसऑर्डर नेगेटिव है तो बेटा टी डेल्टा एस मतलब टेम्परेचर इनटू एंथैल्पी चेंज बेटा ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। लेकिन नेगेटिव टेम्परेचर इनटू एंथैल्पी चेंज बेटा क्या हो जाता है, पॉजिटिव बेटा। एंड हमारा एक्चुअली में फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब जरा ध्यान से देखना कॉन्सेप्ट क्या कहता है। एक्चुअली में डेल्टा एच नेगेटिव में कितना आ जाता है बेटा, -10। डेल्टा एच नेगेटिव में कितना आ जाता है बेटा, -10। और बेटा टी की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू -2। तो बेटा टेम्परेचर कितना है, लेट सपोज बेटा मैंने टेम्परेचर कितना ले लिया, 2 डिग्री सेल्सियस। मैं एक जस्ट रैंडम टेम्परेचर ले रहा हूं। तो बेटा अगर मैं इसका मैथ निकालता हूं तो ये आ जाएगा -10 + 4। अब देखो ना बेटा ये पॉजिटिव बन गया ना। हालांकि इंथैल्पी चेंज नेगेटिव है बेटा, टी डेल्टा एस नेगेटिव होगा, लेकिन माइनस टी डेल्टा एस अगर आप ध्यान से देखें, माइनस टी डेल्टा एस बेटा क्या बन गया, पॉजिटिव। इसलिए बेटा ये आंसर बेटा किस में आ रहा है, नेगेटिव में। अगर नेगेटिव में आएगा तो बेटा डेल्टा जी नेगेटिव का मतलब ही बेटा क्या होता है, स्पॉन्टेनियस। तो बेटा ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं और फिर इस मैथ्स को हम अप्लाई करेंगे। जब कोई भी पार्टिकल एडजॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर आता है तो बेटा उसकी एनर्जी पहले से कम होती है। एनर्जी पहले ज्यादा होती है, बाद में कम हो जाती है। इसका मतलब है एनर्जी रिलीज हो रही है। इसका मतलब है डेल्टा एच क्या है बेटा, नेगेटिव। इसके अलावा एक और फैक्टर होता है बेटा, एंट्रोपी। एंट्रोपी का बेटा मतलब होता है डिसऑर्डर। बेटा गैस पहले मूव कर रही थी, अब वो सेटल डाउन हो रही है, अब वो अट्रैक्ट हो रही है। गैस पहले मूव करती है एंड देन सेटल डाउन होती है। अगर बेटा वो सेटल डाउन होती है तो इसका मतलब है बेटा उसकी मूवमेंट पहले से कम हो गई। अगर इसकी मूवमेंट पहले से कम हो गई बेटा, इसीलिए डिसऑर्डर, मूवमेंट कम हो गया बेटा। डिसऑर्डर या मूवमेंट का बेटा कम होना इस बेटा एंट्रोपी नेगेटिव। अगर एंट्रोपी नेगेटिव है, इस फॉर्मूले में अगर डेल्टा एस नेगेटिव है तो टी डेल्टा एस बेटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्योंकि टेम्परेचर इज ऑलवेज पॉजिटिव। टेम्परेचर इज ऑलवेज पॉजिटिव इन केल्विन स्केल। तो बेटा पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव। लेकिन नेगेटिव टी डेल्टा एस बेटा यहां पर क्या हो गया, पॉजिटिव। लेकिन इंथैल्पी चेंज इतना ज्यादा नेगेटिव होता है,
एनर्जी रिलीज इतनी ज्यादा नेगेटिव होती है कि बेटा वो ओवरऑल प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस बना देती है बाय मेकिंग डेल्टा जी हाईली नेगेटिव. दिस इज द रीजन फॉर कॉज ऑफ एड्सॉर्प्शन. तो बेटा देखो इधर, कहते हैं इसीलिए किसी भी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होने के लिए हमारा क्या होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. कहता है डेल्टा एच एक्चुअली टी डेल्टा एस जो पॉजिटिव होता है उसको भी वो नेगेटिव करके कन्वर्ट कर देता है डेल्टा जी इंटू नेगेटिव साइन. लेकिन अगर डेल्टा एच डिक्रीज होता है एंड बिकम्स इक्वल टू टी डेल्टा एस, तो बेटा गिव्स एनर्जी चेंज वो टाइम जब बेटा वो किस में आ जाता है, इक्वी में. तो बेटा डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. अगर बेटा ये जीरो है तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के बराबर हो गया. इसका मतलब है कि अगर डेल्टा एच इंथैल्पी चेंज टी डेल्टा एस के बराबर आ जाएगा तो हमारा जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है वो किसमें हो जाएगा, इक्वी में. इसलिए बेटा हमने पीछे कहा था कि शुरुआत में एब्जॉर्प्शन बहुत फास्ट होती है लेकिन बाद में धीरे धीरे वो स्लो डाउन होने लग जाती है क्योंकि वो किस में पहुंच जाती है, इक्वी में पहुंच जाती है बेटा, क्योंकि ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है. तो फास्ट आगे भी हो सकता है और पीछे भी जा सकता है. तो बेटा वो कहता है कि वाई इज एब्जॉर्प्शन ऑलवेज एक्सोथर्मिक. तो बेटा एब्जॉर्प्शन में जब कोई गैस एब्जॉर्ब होती है सरफेस पर किसी सॉलिड के, तो एंट्रोपी बेटा क्या करती है, कम होती है, जिसकी वजह से रेसिडुअल फोर्सेस मॉलिक्यूल्स के सरफेस पर डिक्रीज होते हैं. इसलिए एनर्जी जो है वो क्या होती है, रिलीज होती है. इसीलिए ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. आगे बढ़ते हैं बच्चों, टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन देखते हैं कि किस किस टाइप की एड्सॉर्प्शन जो है वो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं. दो टाइप की एड्सॉर्प्शन ऑब्जर्व कर सकते हैं. एक को कहते हैं, इसको हम वैंडरवाल एड्सॉर्प्शन भी कहते हैं. दूसरी होती है बेटा केमिजॉर्प्शन, जिसको हम केमिकल एड्सॉर्प्शन भी कहते हैं. इसको हम लैंगमुर एड्सॉर्प्शन जो है उस नाम से भी जानिए. कहते हैं अगर एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट, ये रहा एड्सॉर्बेट ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत कमजोर है, वीक है. इज दैट क्लियर? लाइक कौन से, वैंडरवॉल. तो बेटा वो फिजिकल एड्सॉर्प्शन होता है. इसको आप आराम से बेटा क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं. कैसे? या तो हीट कर दो, प्रेशर को कम कर दो, क्योंकि फोर्सेस बहुत वीक है तो आप आराम से इसको रिवर्स कर सकते हो. लेकिन केमिज ऑप्शन में क्या होता है बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटा किस स्ट्रेंथ का होना चाहिए, लाइक दैट ऑफ अ केमिकल बॉन्ड. तो बेटा उसको हम केमिजॉर्प्शन कहते हैं. इसको हम इतनी आसानी से रिवर्स नहीं कर सकते क्योंकि बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग होता है. एक बात बताओ बच्चों, एक बार आपके घर की दीवार में पेंट हो गया तो क्या आप उस पेंट को सिंपल रब करके हटा सकते हो? तो बेटा आंसर इज नो, क्योंकि बेटा दीवार, वॉल और पेंट के बीच में, व्हाइट वॉश के बीच में बेटा जो बॉन्डिंग है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. इसलिए बेटा वंस पेंट इज बीन डन, आप बेटा उसको रिवर्स नहीं कर सकते, है ना. तो बेटा इसीलिए बेटा वो केमिजॉर्प्शन के अंडर में आती है. फिर हम बात करते हैं इंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन. अभी हम पढ़ रहे थे ना बेटा, हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, तो बेटा ये कहते हैं इंथैल्पी चेंज एक मोल एड्सॉर्बेट का, किसके ऊपर, एड्सॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर. तो उस केस में जो इंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन, कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि किस केस में एनर्जी रिलीज ज्यादा होगा, फिजिकल के केमिकल? केमिकल. क्यों भाई, क्यों भाई? बॉन्ड बेटा क्योंकि बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. जब बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है एनर्जी रिलीज ज्यादा होती है. जब बॉन्डिंग कमजोर होगी तो एनर्जी रिलीज बहुत कम होता है. इसलिए हम कह रहे हैं ना बेटा
इंथैल्पी चेंज केमी एब्जॉर्प्शन का काफी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फिजिकल एब्जॉर्प्शन। एंड बेटा केमी एब्जॉर्प्शन और फिजिकल एब्जॉर्प्शन को हम और अच्छे से अब पढ़ने वाले हैं। तो बेटा हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 यही है कि व्हाट इज एब्जॉर्प्शन। ये भी एक काफी अच्छा क्वेश्चन है जिसको बेटा हमने आंसर के फॉर्म के अंदर यहां पे बना दिया। अब देखो, फिजिकल एब्जॉर्प्शन में एनर्जी रिलीज बहुत कम होता है, 20 से 40 किलो जूल पर मोल के हिसाब से। लेकिन बेटा केमी एब्जॉर्प्शन में बेटा ये 200 बेटा कितना होता है 400। अगर आपको याद हो, ये जो एनर्जी रिलीज है ना बेटा, ये एक तरह से केमिकल बॉन्ड के स्ट्रेंथ जैसा है। अगर आपको याद हो, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के जो बॉन्ड की जो एंथैल्पी होती है बेटा, वो 435 किलो जूल के आसपास है। तो बेटा 400 किलो जूल तक सिर्फ केमिकल एब्जॉर्प्शन चला जाता है। बहुत सारे बॉन्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी रेंज 300 किलो जूल, केमिकल बॉन्ड की मैं बात कर रहा हूं, 300 किलो जूल पर मोल के आसपास आती है। तो बेटा ये तो अट्रैक्शन एक तरह की बॉन्ड के जैसी अट्रैक्शन है। इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटा वीक होते हैं, वैन डर वाल्स फोर्सेस। इसके अंदर बेटा दे आर मोर लाइक केमिकल बॉन्ड। फिजिकल एब्जॉर्प्शन लो टेम्परेचर पर होता है, और बाई चांस अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन कम होने लग जाता है। सर क्यों? क्योंकि बॉन्ड्स बेटा क्या होने लगते हैं, ब्रेक होने लगते हैं। लेकिन केमिकल एब्जॉर्प्शन होता ही हाई टेम्परेचर पे, तब जाके अटेन होगा। फिजिकल एब्जॉर्प्शन रिवर्सिबल है, केमिकल एब्जॉर्प्शन इरिवर्सिबल है। फिजिकल एब्जॉर्प्शन में बेटा आप सबसे अच्छा एग्जांपल ले सकते हो बेटा लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। बेटा केमिकल एब्जॉर्प्शन बेटा उससे कहीं ज्यादा आगे है ना। जैसे बेटा पेंट हो गया, जिसको हम कहते हैं व्हाइट वॉश। फिर बेटा फिजिकल एब्जॉर्प्शन कोई स्पेसिफिक नहीं है, मतलब कहीं से भी कुछ भी हो सकती है बेटा। लेकिन ये केमिकल एब्जॉर्प्शन बेटा हाईली स्पेसिफिक होती है। अब बेटा बॉन्डिंग भी एक स्पेसिफिक तरीके से होता है, इसलिए बेटा केमिकल एब्जॉर्प्शन भी एक स्पेसिफिक तरीका, मेथड, वे फॉलो करता है। फिजिकल एब्जॉर्प्शन के अंदर बहुत सारी लेयर्स आ सकती हैं, लेकिन केमिकल एब्जॉर्प्शन के अंदर सबसे पहली लेयर सबसे इंपॉर्टेंट होती है, उसमें मोनो लेयर ही चलती है। अब आप देख लो बेटा, आपके घर में व्हाइट वॉश हो रहा है, तो बेटा व्हाइट वॉश में जब आप पहला कोट करते हैं तो बेटा पहले कोट से इतनी अच्छी फिनिशिंग लुक नहीं आती। तो लोग क्या करते हैं, उसको कहते हैं कि भाई आप एक सेकेंड राउंड पेंट का दोबारा कर दो। तो सेकेंड राउंड में क्या होता है, थोड़ी सी लुक ज्यादा अच्छी आने लगती है ना। तो कभी कभार क्या होता है, अगर मतलब वॉल सही नहीं बनी हुई तो कभी कभार क्या होता है बेटा, वो थर्ड राउंड भी चल जाता है। लेकिन अगर वॉल अच्छे से बनी हुई है तो बेटा वो थर्ड राउंड ऑफ व्हाइट वॉश में पेंट नहीं लेगी, बल्कि पेंट जो है वो ऊपर से नीचे गिरना शुरू हो जाएगा और बेटा वो ट्रैवल करना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए केमिकल एब्जॉर्प्शन के अंदर एक लेयर या मैक्स टू मैक्स 2 लेयर चल जाती है, लेकिन फिजिकल एब्जॉर्प्शन में मल्टी लेयर्स जो है वो चलती है। और लास्ट इसको एक्टिवेट बेटा मतलब होता है एक्टिवेशन एनर्जी। लेकिन बेटा सिंस केमिकल बॉन्ड इन्वॉल्व है तो बेटा इसको एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होती है। बेटा एक्टिवेशन एनर्जी का बेटा मतलब होता है आपको उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि प्रोसेस एक्टिवेट हो। अगर आप बेटा प्रोसेस को कम एनर्जी देंगे, वो एक्टिवेट ही नहीं होगा, तो बेटा वो आगे कैसे बढ़ेगा। तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन को आपको एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं होती, पर केमिकल एब्जॉर्प्शन प्रोसेस को आपको एक्टिवेट करने की जरूरत होती है, इसलिए हम एक्टिवेशन एनर्जी उसमें देते हैं। फिर हम बात करते हैं बेटा एब्जॉर्प्शन गैसेस का सॉलिड्स के ऊपर। क्या गैसेस सॉलिड्स के ऊपर एब्जॉर्ब होती हैं? आंसर इज यस। और बेटा कौन कौन से फैक्टर्स हैं बेटा वो इफेक्ट कर सकते हैं नेचर ऑफ गैस, किस टाइप की गैस है। कुछ गैसेस ज्यादा एब्जॉर्ब होती हैं, कुछ कम एब्जॉर्ब होती है। दूसरा आता है नेचर ऑफ सॉलिड, बेटा कौन सा मटेरियल आपने लिया है। एरिया ऑफ सॉलिड, सॉलिड का सरफेस एरिया कितना है। बेटा अगर आपने सॉलिड का सरफेस एरिया ही कम लिया है तो एब्जॉर्प्शन कम होगा।
अगर आपने सॉलिड का सरफेस एरिया ज्यादा लिया है तो एड्सॉर्प्शन भी ज्यादा होगा। देन गैस का प्रेशर क्या है, जो एड्सॉर्बेट गैस है उसका प्रेशर क्या है, अगर उसका प्रेशर ज्यादा होगा तो वो ज्यादा एड्सॉर्प्शन शो करेगी, और अगर उसका प्रेशर कम होगा तो बेटा वो कम एड्सॉर्प्शन जो है वो शो करेगी। देन टेम्परेचर क्या है, अभी हमने पढ़ा हाई टेम्परेचर पे फिजिकल एड्सॉर्प्शन कम हो जाता है, और बेटा आखिरी आता है फेस के ऊपर एड्सॉर्प्शन होना है, उस मटेरियल को एड्सॉर्बेंट को हम एक्टिवेट कैसे करते हैं। अब एक एक करके हम इन सारे पॉइंट्स को पढ़ने वाले हैं। तो बेटा पढ़ते हैं पहला फैक्टर, कहते हैं नेचर ऑफ गैस नहीं होती तो बेटा हर गैस की एड्सॉर्प्शन कम या ज्यादा हो सकती है, ऑक्सीजन एटसेट्रा। बेटा ये एड्सॉर्प्शन कम शो करते हैं लेकिन साइड ये ज्यादा शो करते हैं। जो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है बेटा वो है इस लाइन के अंदर ये वाला, ग्रेटर ग्रेटर इज इट्स एड्सॉर्प्शन। अब बेटा आपको क्लास 11th में क्रिटिकल टेम्परेचर वाला टॉपिक हमने लास्ट क्लास में नहीं किया था। टीसी इज अ टेम्परेचर बिलो विच गैस कैन बी इजीली लिक्विफाइड। आप अगर किसी गैस को क्रिटिकल टेम्परेचर तक ले आते हो तो बेटा वो लिक्विफाई कर जाएगी। आप अगर गैस को क्रिटिकल टेम्परेचर तक लेके ही नहीं आ पाते और लगे हुए हो प्रेशर लगाने के लिए, इंक्रीज कर रहे हो प्रेशर, इंक्रीज कर रहे हो, बेटा वो गैस लिक्विफाई नहीं होगी पूरी तरीके से। तो बेटा अगर आपको किसी भी गैस को लिक्विफाई करना हो क्रिटिकल टेम्परेचर अटेन करना बहुत जरूरी होता है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर इज अ टेम्परेचर, ठीक है, बिलो विच अ गैस कैन बी इजिली लिक्विफाइड। ठीक है, तो बेटा आगे बढ़ते हैं हम। आई होप आपने लिख लिया है बेटा ये। नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं बेटा, नेचर ऑफ सॉलिड। नेचर ऑफ सॉलिड बेटा एक्टिवेटेड चार्ज में यूज होता है बेटा, गैस मास्क में यूज होता है। आप जो मास्क पहनते हैं ना बेटा, उस N95 मास्क के अंदर एक प्लास्टिक का बेटा कवर होता है, उस प्लास्टिक के कवर के अंदर बेटा क्या होता है, एक्टिवेटेड चार्ज, ताकि कोई भी पॉइजनस गैस जो है, जैसे एयर पोल्यूशन, पॉइजनस गैसेस जो है वो किसी इंसान के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ना जाए। जिनको बेटा एस्थमा की प्रॉब्लम है, जिनको रेस्पिरेटरी इश्यूज है, डिसऑर्डर्स है, तो बेटा उन लोगों के लिए N95 मास्क जो है बेटा वो काफी हेल्पफुल होता है। इस N95 मास्क के अंदर बेटा एक प्लास्टिक का कवर लगा होता है जिसके अंदर बेटा क्या होता है, एक छोटा सा टुकड़ा होता है एक्टिवेटेड चारकोल का। ये एक्टिवेटेड चारकोल जो है बेटा ये पॉइजनस गैसेस को क्या कर सकता है बेटा, एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट एब्जॉर्बेंट फॉर गैसेस, जिनको ये आराम से बेटा क्या कर लेता है, लिक्विफाई। जैसे मिथेन को लिक्विफाई करना हो तो बेटा पहले क्या होता था, पहले जमाने में मिथेन गैस जो है एक्चुअली में बेटा ये एक कलरलेस और ओडरलेस गैस है। तो बेटा जो कोल माइंस होते थे बेटा, कोल माइनर्स जो बेटा कोल माइन में वर्कर होते थे, तो बेटा वो जब कोल को एक्सट्रैक्ट करते थे तो वो ये कभी कभार रियलाइज नहीं कर पाते थे कि कोल माइंस के वहां पे मिथेन गैस का भी पॉकेट होता है। तो बेटा कभी कभार ये धीरे धीरे मिथेन गैस रिलीज होने लग जाती थी, कोल माइनर्स को रियलाइज नहीं होता था, वो इनहेल करते रहते थे और बेटा उनकी डेथ हो जाती थी। फिर बेटा टाइम आया तो बेटा एक बर्ड होती है, मैं उस बर्ड का नाम भूल गया, वो कोल माइनर्स जो थे उस बर्ड को अपने साथ ले जाते थे। तो इस बर्ड के साथ भी ये प्रॉब्लम थी कि द बर्ड इज मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स मीथेन गैस। तो अगर इन केस, सॉरी सर कैनरीज होती हैं। यस 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 कैनरीज होती है बेटा, मेरा बायो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। हाँ, तो बेटा उन बर्ड्स को ले जाते थे, है ना, बर्ड कैनरी बर्ड ही होती है ना। यस सर, येलो कलर की होती है, व्हाइट भी हाँ होती है। येलो कलर की, वेरी गुड बेटा। तो दिस बर्ड इज मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स बेटा मीथेन,
तो इन केस अगर बेटा कहीं पे मीथेन गैस रिलीज हो रही है तो बेटा ये बर्ड अगर डाई कर जाएगी तो बेटा कोल माइनर्स को पता चल जाता था कि वहां पे पॉइजनस गैस जो है वो रिलीज हो रही है। इज दैट क्लियर? इसीलिए बेटा वर्कर फटाफट भाग जाते थे। नाउ अब बेटा सिंस टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है तो अब हमने बेटा क्या शुरू कर दिया, गैस मास्क इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। अब ये गैस मास्क जो है बेटा ऐसी पॉइजनस गैस को एक्टिवेटेड चारकोल के ऊपर बेटा क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो दैट इज द रीजन एक्टिवेटेड चारकोल जो है वो काफी ज्यादा इस्तेमाल। हाँ जी बेटा, कहते हैं बात करते हैं बेटा स्पेसिफिक, कहता है वो एरिया फॉर एड्सॉर्प्शन 1 ग्राम, जितना ज्यादा ये एरिया अवेलेबल होगा, नाइस क्वेश्चन, इसीलिए एब्जॉर्बेंट की बेटा यूज की जाती है। क्यों? बिकॉज दे सरफेस एरिया, क्योंकि बेटा इनका सरफेस एरिया जो है वो क्या होता है, ज्यादा, इसीलिए पोरस या पाउडर्ड फॉर्म या बेटा फाइनली डिवाइडेड फॉर्म्स जो है बेटा बोली जाती है। अगर आपको याद हो बेटा कैटलिस्ट जो होते हैं बेटा वो भी इसी फॉर्म के अंदर लिए जाते हैं, पाउडर्ड फॉर्म के अंदर लिए जाते हैं। अगर आपको याद हो बेटा ये एक इक्वेशन थी, इथीन गैस को आप हाइड्रोजन के साथ, तो बेटा वो क्या देता है, इथेन गैस। बेटा ये क्या है, ये केमिकल एड्सॉर्प्शन का एग्जांपल है। हाइड्रोजन गैस निकल के सरफेस के ऊपर बेटा क्या होती है, एड्सॉर्ब होती है। उसके बाद फिर ये केमिकल रिएक्शन शुरू होती है। बिना हाइड्रोजन गैस के निकल के सरफेस एड्सॉर्ब किए बेटा ये रिएक्शन बहुत स्लो है या होगी ही नहीं। तो बेटा दिस इज हाउ एरिया या सरफेस एरिया इज यूज्ड फॉर एड्सॉर्प्शन। हाँ, अगर निकल बेटा कैसे रहेगा, पाउडर्ड फॉर्म के अंदर रहेगा तो रिएक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाता है। ये बेनिफिट होता है। अगला बेटा हम पॉइंट जो है वो देखते हैं। ये थोड़ा सा टॉपिक जो है वो बड़ा है तो मैं इसको अगली क्लास में कराऊंगा, मैं इसको अभी क्लास में नहीं कराऊंगा क्योंकि मुझे इसमें एक्सप्लेन ज्यादा करना है। मैं 4th पॉइंट को स्किप करा के सीधा बेटा 5th पॉइंट पे आ रहा हूं। हम 4th पॉइंट को नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। बेटा 5th पॉइंट है बेटा टेम्परेचर। कहता है एड्सॉर्प्शन इंक्रीज हो सैचुरेशन पॉइंट इज अचीव, और एट दिस पॉइंट इक्वी आ जाता है किसके बीच में, एड्सॉर्प्शन के बीच में और डिसॉर्प्शन के बीच में। अगर एड्सॉर्प्शन को आप एनर्जी देना शुरू करोगे तो बेटा एड्सॉर्बेंट से अलग होना शुरू हो जाएगा, और अगर आप एड्सॉर्प्शन से एनर्जी निकालना शुरू कर दोगे तो बेटा डिसॉर्प्शन जो है वो, डिसॉर्प्शन से एनर्जी निकालना शुरू कर दोगे तो एड्सॉर्प्शन होना शुरू हो जाएगा। अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन एंड टेम्परेचर एट ए कांस्टेंट प्रेशर, बेटा उसे कहते हैं एड्सॉर्प्शन आइसोबार। बेटा आइसोबार का मतलब होता है, आइसोबार मींस कांस्टेंट प्रेशर। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं फिजिकल एड्सॉर्प्शन का ग्राफ ऐसे आता है। सर ये x/m क्या है, बेटा x/m को कहते हैं एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। बेटा फिजिकल एड्सॉर्प्शन के लिए अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, फिजिकल एड्सॉर्प्शन के लिए अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो बेटा एड्सॉर्प्शन जो है बेटा वो कम होने लगेगा। सर क्यों? बिकॉज वीक वैन डर वाल फोर्सेस बेटा क्या कर जाएंगे, ब्रेक कर जाते हैं। लेकिन केमी एड्सॉर्प्शन देखो बेटा वो थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले टेम्परेचर के साथ केमी एड्सॉर्प्शन इंक्रीज होता है, मैक्सिमम हाइट तक आता है और बाद में डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। सर ये इतना क्यों इंक्रीज कर रहा है? क्योंकि बेटा इसको इनिशियली क्या चाहिए होती है, EA, इसे कहते हैं बेटा एक्टिवेशन एनर्जी। मैं आपको अभी ये कॉपी करा दूंगा। अब जरा यहां पे देखो बेटा, आइसोबार केमिजॉर्प्शन का पहले इंक्रीज दिखाता है बिगिनिंग में और बाद में डिक्रीज दिखाता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्योंकि इनिशियली उसको क्या चाहिए होती है बेटा, एक्टिवेशन
एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए वो पहले क्या दिखाता है, इंक्रीज दिखाता है। तो आपको यहां से कुछ कॉपी, तो बेटा हमारा अगला क्वेश्चन आ गया, ये है इन टेक्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन। कहता है प्लैटिनम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन के लिए इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि बेटा ये स्पेशलिस्ट दे आर हुज सरफेस रिएक्शन और प्रोसेस क्रिएटेड। तो इनके सरफेस से ऊपर से बेटा रिएक्शन जो है वो शुरू करते हैं या अकर करते हैं। व्हाई डज physisorption decreases with increase in temperature? Because temperature increases, weak van der Waal forces decreases, hence physisorption decreases। और ये भी इसका बड़ा अच्छा फॉर्म है बेटा। physisorption एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसलिए ला शैटेलियस प्रिंसिपल के हिसाब से अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इक्वी बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, वो डिसॉर्प्शन जो है वो शो करेगा। कहते हैं व्हाई आर पाउडर्ड सब्सटेंसेस मोर इफेक्टिव? बेटा पाउडर्ड फॉर्म के अंदर सरफेस एरिया इंक्रीजेस, सो एड्सॉर्प्शन बेटा क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। कहते हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्टिवेशन ऑफ एड्सॉर्बेंट, हाउ इट इज अचीव्ड? To increase the surface area for adsorption by changing it into porous or powdered form, that is known as activation of adsorbent। एक्सरसाइज का 10th क्वेश्चन बेटा हम अभी करना है, क्योंकि हमने प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट जो है वो किया नहीं है। एक्सरसाइज का 3rd क्वेश्चन आर मोर इफेक्टिव एंड एज एन एड्सॉर्बेंट इज मोर, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा एड्सॉर्प्शन उतना ज्यादा होगा। कहते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स, विच फैक्टर है नेचर ऑफ गैस, दूसरा है नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट या सॉलिड, तीसरा आ जाएगा सरफेस एरिया, फोर्थ आ जाएगा बेटा प्रेशर ऑफ द गैस, फिफ्थ आ जाएगा बेटा टेम्परेचर जिसके ऊपर प्रोसेस हो रहा है, और बेटा सिक्स्थ हमारे पास कौन सा फैक्टर था, एक्टिवेशन ऑफ एड्सॉर्बेंट, जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। एक्टिवेशन ऑफ एड्सॉर्बेंट। देन बेटा एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन, अभी ये भी हमें करना है, अभी हमने 10 और 5 जो है क्वेश्चन टॉपिक नहीं किए, इसको हम बेटा अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज इस चैप्टर में, इस टॉपिक में हम इतना ही कैरी करेंगे।